माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रविश दास। वर्तमान में शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा, छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक विषय प्राणीशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो अध्याय हम सब पढ़ने जा रहे हैं वह कक्षा बीएससी प्रथम वर्ष विषय प्राणीशास्त्र, पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकंड, चैप्टर फर्स्ट, जिसका टॉपिक है सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। इससे पहले पूर्व के अध्याय में कोशिका की संरचना, उसके विभिन्न ऑर्गेनेल्स और सभी के फंक्शंस इत्यादि का अध्ययन हम सब कर चुके हैं। कोशिका विभाजन में आगे बढ़ने से पहले जो हम पहले पढ़ चुके हैं सेल थ्योरी, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। स्लीडन एंड स्वान की जो सेल थ्योरी है उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कहता है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। इसका मतलब है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में मौजूद उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा होता है। अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा होगा और यह सेल थ्योरी को प्रूव करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग, मानव में 100 ट्रिलियन सेल्स से अधिक कोशिकाएं होती हैं और इतनी अधिक संख्या में कोशिकाओं का निर्माण एक सिंगल जाइगोट सेल्स से हुआ है। तो कोशिका विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो सेल डिवीजन is the process by which a parent cell divides into two or more daughter cells। इसका मतलब है कि कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेरेंट कोशिका दो या अधिक डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाती है। इसके प्रकार कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन और दूसरा मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। जो माइटोसिस है वह सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक जो शब्द है वह सोमा से बना है जिसका अर्थ होता है बॉडी। तो माइटोसिस की जो प्रक्रिया है वह सोमैटिक सेल्स अर्थात कायिक कोशिकाओं में दिखाई देती है। इसमें कोई भी ऑर्गन का फॉर्मेशन हो या ओल्ड सेल्स का रिप्लेसमेंट हो, जैसे हमारे स्किन में लगातार सेल्स डेड होते रहते हैं, शेड होते रहते हैं, इनके जगह, इनके स्थान पर नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, वैसे ही पाचन तंत्र में पाचन के दौरान बहुत सारी कोशिकाओं का ह्रास होता है, यह शेड होते रहते हैं, इनकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है। तो यह माइटोसिस की विधि से होता है। माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन, इसका अर्थ है कि डॉटर सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स, उसकी संख्या पेरेंट कोशिकाओं के समान ही होती है। जबकि मियोसिस जर्म कोशिकाओं में यानी जनन कोशिकाओं में गैमेट्स के निर्माण के लिए, गैमेट्स जैसे मेल गैमेट्स स्पर्मेटोजोआ और फीमेल गैमेट्स ओवा, इनके निर्माण के समय होता है और यह रिडक्शनल डिवीजन भी कहलाता है अर्थात अर्धसूत्री। इसका मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या
क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट्स कोशिकाओं के आधी होकर डॉटर कोशिकाओं में जाती है। कोशिका विभाजन के ये दो प्रमुख प्रकार के अतिरिक्त एक तीसरा प्रकार है जिसे एमाइटोसिस कहते हैं। यह प्रिमिटिव सेल्स जैसे कि प्रोटोजोअन्स और बैक्टीरिया आदि में डायरेक्ट डिवीजन के रूप में दिखाई देता है। इसमें विभाजन का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। आगे चलकर सीलिएट्स जैसे पैरामीशियम में जब हम कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तब वहाँ वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है उसमें हम पढ़ेंगे कि विभाजन एमाइटोसिस तरीके से होता है। यह फिलहाल हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, परंतु हमें इसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो जो माइटोसिस और मियोसिस है, इनमें एक विशेष निश्चित क्रमवार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा, एक निश्चित स्टेप्स फेजेस के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है, जबकि एमाइटोसिस डायरेक्ट डिवीजन है जिसमें किसी विशेष रीति का पालन नहीं होता। इसके पश्चात कोशिका विभाजन पढ़ने से पूर्व सेल साइकिल या कोशिका चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। A cell cycle is a series of events that takes place in a cell as it grows and divides. जैसे जैसे कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है और आगे जाकर डिवाइड करती है, तो यह सब एक निश्चित साइक्लिक मैनर में चलता है जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। A cell spends most of its time in what is called interphase. तो इस प्रकार से इंटरफेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोशिका अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इट ग्रोज, रेप्लिकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स एंड प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन। तो इंटरफेज में कोशिकाओं में वृद्धि होती है, उसके क्रोमोसोम्स में रेप्लिकेशन होता है और इस प्रकार से वो अगले विभाजन के लिए तैयार होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो सेल साइकिल है वो प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित होता है। एक है इंटरफेज, जैसा हम बता चुके हैं कि यह सबसे लंबी अवधि का होता है, और दूसरा है एम फेज अर्थात माइटोटिक फेज अर्थात डिवीजन फेज। इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1 फेज, इसका मतलब है गैप 1 और ग्रोथ 1 फेज। सेकेंड इज S फेज, इसका मतलब है सिंथेटिक फेज, और उसके बाद है G2 फेज, इसका मतलब है गैप 2 या ग्रोथ 2 फेज। इंटरफेज को विश्रामावस्था या नॉन डिवाइडिंग फेज कह सकते हैं, क्योंकि इस समय कोशिका डिवाइड नहीं करती बल्कि आगे होने वाले डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करती है। इस डायग्राम की सहायता से हम सेल साइकिल को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि एम फेज के बाद यानी डिवीजन के बाद सबसे पहले सेल जाता है G1 फेज में, जो कि इंटरफेज का हिस्सा है। इस समय सेल्स ग्रोज फिजिकली लार्जर, इसका मतलब है कि कोशिका साइज में बढ़ती है। इसके जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी कॉपीज तैयार होती है ज़रूरत के आधार पर, जैसे कि मसल्स कोशिकाओं में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, ज़्यादा वर्क के लिए, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ज़्यादा एटीपी चाहिए होगा, तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार से जो भी कोशिका जो भी आगे जाकर फंक्शन जो परफॉर्म करना है उसके आधार पर उसमें आवश्यकता अनुसार जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी कॉपीज तैयार होती हैं। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आवश्यक होगा
उसके फंक्शन के लिए या आगे जाकर उसको डिवीजन करना होगा, उसके लिए वो भी तैयार होते हैं। सेल्स बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव दिस टाइम, और यह जीवन फेज सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का होता है। इसके बाद यह कोशिका एस फेज में जाता है, और एस फेज का मतलब है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। जो डीएनए की जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वह इस समय तैयार होती है। इसके अलावा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हैं, जिसे हम सेंट्रोजोम के नाम से जानते हैं, वह भी इस समय डुप्लीकेट होता है। तो बेसिकली सिंथेसिस, एज फॉर सिंथेसिस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इसके बाद यह जाता है G2 फेज में, G2 गैप 2 या ग्रोथ 2। इस समय कोशिका को फर्दर साइज में बढ़ना होता है। यह प्रोटीन्स का निर्माण करता है। यह अगले विभाजन एम फेज में जाने से पहले अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है। इट रीऑर्गेनाइजेज इट्स कंटेंट्स टू प्रिपेयर फॉर डिवीजन। इस समय कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक एंजाइम्स आदि का भी सिक्रीशन या करता है। विभाजन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाने पर कोशिकाएं एम फेज में प्रवेश करती हैं, एम फेज या डिवीजन का फेज। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो डॉटर सेल्स हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट्स कोशिकाओं के समान ही होती है। इसे सर्वप्रथम डब्ल्यू फ्लेमिंग, जो जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1882 में माइटोसिस के बारे में बताया था। माइटोसिस is a type of cell division in which one cell divides to produce two new cells that are genetically identical to the mother cell। इसका अर्थ है कि माइटोसिस एक विभाजन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पेरेंट कोशिका दो नए डॉटर सेल्स में विभक्त होती है, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, मदर सेल के समान होता है। इसे एक दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि माइटोसिस इज अ मेथड ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स एंड प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। अर्थात माइटोसिस एक विभाजन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर अपने ही समान नए कॉपीज का, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोसिस की प्रक्रिया वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स के रूप में। आगे माइटोसिस के स्टेप्स पढ़ने से पहले इसके सिग्निफिकेंस या महत्व के बारे में जानना आवश्यक है। माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा जो सबसे प्रमुख बात है वह है कि इट मेंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स। दूसरी बात कि यह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट्स, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट सेल्स या फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज, जिसे क्लोन्स कहते हैं, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब माइटोसिस के स्टेजेस का अध्ययन करते हैं। यह प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक कैरियोकाइनेसिस, कैरियो जो कार्यान शब्द होता है उसका अर्थ होता है न्यूक्लियस, अर्थात न्यूक्लियस का विभाजन। काइनेसिस का मतलब विभाजन।
कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का विभाजन, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, इसका मतलब है साइटोप्लाज्म का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 phases, जिसे इस क्रम से, सीक्वेंस से ही हमें पढ़ना होगा। यह फेजेज हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि खासकर लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अपने आंसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स के द्वारा सपोर्ट करें, इससे अच्छे नंबर मिलेंगे और विषय में समझ भी अच्छी विकसित होगी। तो माइटोसिस के प्रोफेज में जाने से पहले इंटरफेज के समय कोशिका किस प्रकार से दिखाई देती है, जस्ट एम फेज यानी माइटोसिस के फेजेज में जाने से ठीक पूर्व जो कोशिका दिखाई पड़ता है वो इस प्रकार से है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपरली विजिबल है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर्स। देखिए जो बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है यह धागे, उलझे हुए धागे के समान संरचना दिखाई दे रही है, जिसे हम क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। यह इस प्रकार से दिखाई दे रही है। इसके पश्चात जो 2 सेंट्रियोल्स हैं जिसे हम सेंट्रोजोम कहते हैं, यह एनिमल सेल की विशेषता है, प्लांट सेल्स में यह नहीं पाई जाती। यह एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम आते हैं माइटोसिस के प्रोफेज में। तो प्रोफेज में सुविधा की दृष्टि से हम इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक अर्ली प्रोफेज और दूसरा लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में अब आप इस चित्र को देखिए, इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं यह कॉइल होकर, कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं। कहने का मतलब है कि जो थ्रेड लाइक मटेरियल था, उलझा हुआ धागे के समान जो संरचना थी, वह अब कॉइल्ड होकर, कंडेंस होकर अलग अलग क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियोलस है वह डिसअपियर होना शुरू होता है। देखिए यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ कि यह डिसअपियर होना शुरू होता है, इसका अर्थ यह है कि यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी कोई भी कार्य एक झटके में ना होकर स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे एक प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होना शुरू होता है और सेंट्रियोल्स जो एक ही स्थान पर थे वो अलग अलग पोल्स की ओर माइग्रेट होना शुरू होते हैं। ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यह स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल एपेरेटस माइक्रोट्यूब्यूल्स के ब्रिज होते हैं जो कोशिका विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इस चित्र से आप देख सकते हैं कि सेंट्रियोल्स अलग अलग पोल्स की ओर माइग्रेट हो रहे हैं। इनके बीच में स्पिंडल एपरेटस का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है और क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई पड़ने लगे हैं। इसके बाद आता है लेट प्रोफेज। देखिए किसी किसी किताबों में अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज करके 3 स्टेप्स हैं। किन्हीं किन्हीं किताबों में अर्ली प्रोफेज और प्रो मेटाफेज भी कहा गया है इस लेट प्रोफेज को। तो मेरा ये कहना है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि जो कार्य प्रारंभ हुआ, जैसे कि न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, क्रोमोसोम्स का दिखाई देना, अलग अलग क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई देना, इसके बाद जो स्पिंडल एपरेटस है उसका निर्माण होना, ये सब प्रक्रियाएं जो प्रारंभ होती हैं वो कंप्लीट होती हैं और ये सब प्रक्रिया प्रोफेज में होता है। तो ये सतत प्रक्रिया है चूंकि, तो इसके लिए 2 स्टेप या 3 स्टेप मायने नहीं रखता, बल्कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो अब देखते हैं कि लेट प्रोफेज में क्या होता है। जो क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं वो फर्दर कॉइलिंग और कंडेंसेशन उसमें होता है
और सेपरेटली वो क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड एट सेंट्रोमियर। तो ये जो डायग्राम है जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है। हर एक क्रोमोसोम इसी प्रकार से दिखाई देता है, जो बीच में सेंट्रोमियर के पास आपस में अटैच रहते हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर्ड कंप्लीटली। जो न्यूक्लियोलस है पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। सेंट्रियोल्स रीच्ड द अपोजिट पोल्स विद ब्रिज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन बिटवीन देम। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ब्रिज हैं, वह दोनों सेंट्रियोल्स के बीच में बन चुका है। और जो सेंट्रोमियर के चारों तरफ काइनेटोकोर या प्रोटीन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स उपस्थित है, उसकी सहायता से यह स्पिंडल फाइबर्स से अटैच होता है। यानी सभी क्रोमोसोम्स अब स्पिंडल फाइबर्स से अटैच हो चुके हैं। इसके बाद आता है मेटाफेज। इस फेज में द स्पिंडल हैज कैप्चर्ड ऑल द क्रोमोसोम्स एंड स्टार्ट्स पुलिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द सेल। ऑल द क्रोमोसोम्स हैव now reached the middle of the cell and thus aligned at the metaphase plate, a plane where chromosomes line up before division. The two kinetochores from each chromosomes should be attached to the microtubules from the opposite spindle poles. डायग्राम में देख सकते हैं कि मेटाफेज प्लेट में कैसे क्रोमोसोम्स व्यवस्थित हैं। इस उदाहरण में हम 4 क्रोमोसोम्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके पश्चात आता है एनाफेज। एनाफेज बिगिंस विद द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स दैट होल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर। तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जिन्हें बांधकर जो प्रोटीन रखा हुआ है, उनका डिग्रेडेशन होता है, वह टूटते हैं और उनके टूटने के साथ ही सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया के साथ ही एनाफेज प्रारंभ होता है। स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। दोनों ओर से स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं और इसके साथ ही प्रत्येक क्रोमोसोम्स जो ब्रेक हो चुका है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में, उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स की ओर माइग्रेट होना जाना प्रारंभ करते हैं। यह डायग्राम से देख सकते हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो 4 क्रोमोसोम्स हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, वो ब्रेक होकर के अपोजिट पोल्स की ओर माइग्रेट होना प्रारंभ कर चुके हैं। इसके पश्चात आता है टेलोफेज। टेलोफेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वह अपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं। जो क्रोमोसोम्स है वह अब अनवाइंडिंग प्रारंभ करता है और ये वापस डिफ्यूज फॉर्म में जाने लगता है। स्पिंडल एपैरेटस डिसअसेंबल्ड इनटू इट्स मोनोमर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वह अब विलोपित हो चुके हैं, अपने मोनोमर्स यानी ट्यूब्यूलिन में ये विघटित हो चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स, thus 2 new nuclei are formed, one for each set of chromosomes. तो अगर इस प्रकार से अब देखें तो टेलोफेज में प्रोफेज के विपरीत प्रक्रियाएं हो रही हैं। जैसे वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुए थे, तो यहाँ पर ये रीअपियर हो गए। यहाँ स्पिंडल एपैरेटस डिसअपियर हुए हैं, वहाँ वो बनना प्रारंभ हुए थे। तो इस प्रकार से जैसे क्रोमोसोम्स हैं वो अनवाइंड होकर डिफ्यूज फॉर्म में, थ्रेड लाइक फॉर्म में वापस आने वाले हैं, तो वहाँ पर वो कंडेंस होकर दिखाई देने लगे थे क्रोमोसोम्स के रूप में अलग अलग। अब यहाँ दोनों तरफ की जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, इसमें देख सकते हैं कि 4 और 4 क्रोमोसोम्स हैं। इसके बाद सेल फरो या क्लीवेज या खांच कह सकते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए आवश्यक है, यह
दिखाई देना प्रारंभ हो चुका है। हालांकि यह साइटोकाइनेसिस का हिस्सा है, परंतु हमें यह यहाँ पर टेलोफेज की अवस्था में ही दिखाई पड़ता है। इसके बाद है साइटोकाइनेसिस अर्थात साइटोप्लाज्म का विभाजन। इट ओवरलैप्स विद द फाइनल स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, फिनिशेस शॉर्टली आफ्टर टेलोफेज। इसका अर्थ है कि जो खांच या फरो जो बनना प्रारंभ हुआ था, सेल फरो जिसे कहते हैं या क्लीवेज जिसे कहते हैं, यह बनना प्रारंभ हुआ था माइटोसिस के टेलोफेज के अंतर्गत, और ये धीरे धीरे इट डीपन्स और एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। सर्कमफेरेंस से चालू होकर धीरे से भीतर की ओर आते हैं और इस सर्कमफेरेंस से भीतर की ओर आकर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और इस प्रकार से कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। यह एनिमल सेल्स की विशेषता है। एनिमल सेल्स में सेल फरो के द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है, जबकि हम प्लांट सेल्स अगर पढ़ेंगे, अगर उसमें आपको माइटोसिस बनाना होगा तो वह सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, क्योंकि एनिमल सेल्स में अंतिम रूप से सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट सेल्स में चारों तरफ एक हार्ड सेलुलोज का बना सेल वॉल पाया जाता है, जिसके कारण से यह खांच विधि से या फरो मेथड से साइटोकाइनेसिस पॉसिबल नहीं होता। इसलिए उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होता है। द क्लीवेज फरो formed around the middle circumference of the cell extends towards center point inside. The furrow from all sides meets in the middle to finally separate the two daughter cells. We will study meiosis or reductional cell division in the next video. Thank you.